जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। और आज का आपने वोलेटाइल दिन एंजॉय किया होगा। मार्केट की परफॉर्मेंस रेंज बाउंड है और आने वाले दिनों में भी रेंज बाउंड रहेगी। और ये माइनर सी करेक्शन है, कोई इतनी ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। और आगे आने वाले दिनों में आप इससे भी बड़ी करेक्शन देखेंगे, लेकिन अल्टीमेटली एक आउटलुक जो है वो पॉजिटिव है और मार्केट अपने कायम दायम में अपने टारगेट्स की तरफ। ऐसी मार्केट में अच्छी स्ट्रेटजी यही होती है कि जो ट्रेडर हजरात हैं या स्विंग ट्रेड करते हैं वो अपना प्रॉफिट बुक करते रहा करें और डिप के ऊपर दोबारा बाय कर लिया करें। और जो इन्वेस्टर हजरात हैं वो अपने फंडामेंटल्स को पकड़ के रखें, जिस तरह हमने पहले भी अपनी वीडियोस में जिक्र किया हुआ है। उनकी मॉनिटरिंग जारी रखें, जैसे ही उनमें कोई चेंज आता है तो उसको रिव्यू कर लें। आज हम वैसे भी एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है उसको डिस्कस करेंगे, और दो ऐसी कंपनीज़ को डिस्कस करेंगे जो हम समझते हैं आप लोगों से डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है उनकी इकनॉमिक्स, और वो अब एक प्रोमिनेंट पोजीशन लेती जा रही हैं। जी तो जल्दी से क्विक रिव्यू कर लेते हैं। मार्केट 1,17,000 के पॉइंट्स के ऊपर खड़ी है, 111 पॉइंट सेट कर पाई है। मार्केट ने आज 1,18,367 का हाई लगाया। और मार्केट में वॉल्यूम अभी कम है, जो कि इंडिकेशन दे रही है कि आने वाले दिनों में आप मज़ीद वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट करें। मार्केट के पाई चार्ट की बात करें तो मिला जुला रुझान है, पता चल रहा है कि इसमें ट्रेडर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। मेरी बात करने का मकसद ये नहीं है कि आप सारे के सारे ट्रेडर बन जाएं। ये एक टेम्परामेंट होता है कि हर एक की नेचर बिल्कुल डिफरेंट होती है। जो ट्रेडर हैं वो अगर इन्वेस्टर भी बन जाएं तो वो इन्वेस्टमेंट को भी ट्रेडिंग की तरह सोचते हैं। जो इन्वेस्टर ट्रेडर की तरह बन के सोचना शुरू कर दें तो वो फिर इन्वेस्टर ही रहते हैं। जी कमर्शियल बैंक्स में मिला जुला रुझान है, जिसकी वजह अभी इनकी वन टाइम जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं डिविडेंड, हमारी टेक वही है इसके ऊपर। ईफर्ट के हवाले से हम डिटेल डिस्कशन करेंगे भी। और इन दोनों प्लेयर्स के बारे में हम आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में प्रॉफिट टेकिंग नज़र आई, सीमेंट में भी। HUBC देखें, जब स्टॉक इतने बढ़ जाते हैं ना तो नेचुरली इनमें प्रॉफिट टेकिंग बनती है। आप लोग को भी कोई भी स्टॉक अगर बढ़ जाए तो उसमें प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर किया करें। अपना प्रॉफिट पक्का करके निकलते रहा करें, और उसी अपने कैपिटल को थोड़ा सा बाहर किया और जो प्रॉफिट है उसको री इन्वेस्ट कर दिया। तो ये स्ट्रेटजी कॉमन सी है, हर कोई कुछ करता है, आप लोगों को भी करनी चाहिए। जी कंपनी वाइज परफॉर्मेंस देखें तो ईफर्ट ने 145.8 की है, एंग्रो ने 129, MTL ने 103, एंड सो ऑन सो फोर्थ। जो काबिल ज़िक्र स्टॉक है वो ईफर्ट है, जिसने काफ़ी टाइम के बाद इसमें एक मूव दी है, तो उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ईफर्ट के इस चार्ट के ऊपर हमने पहले भी बहुत दफ़ा डिस्कशन की है, और अब भी फिर दोबारा कर लेते हैं। देखें, ईफर्ट इस चैनल के अंदर मूव कर रहा था, और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता मूव करके इससे डाउन आया, और फिर इस चैनल से ये रजिस्ट कर रहा था। अब जो इसने 215 की हमने एक कैलकुलेशन बनाई है, बल्कि मैं चाहता हूँ आप ज़रा वो वीडियो देखें। जी तो दोस्तों, इसने अब वो 215 वाली रेजिस्टेंस तोड़ दी है, और एक बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ तोड़ी है। अब ये स्टैंड कर रहा है इसके ऊपर। इसके पीछे जो ट्रिगर्स हैं उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। नंबर वन, जो कैबिनेट में बातगाज चल रही होती है कि इस प्राइस को रेगुलराइज करेंगे इसकी, अभी भी वो अनसर्टन है। आपको उसमें इसका इम्पेक्ट नज़र आता रहेगा। दूसरी बात, जो इनकी ऑफ टेक है, जो पिछले साल के मुकाबले में 100% एक्सपेक्टेड है कि इंक्रीज़ हो गई है। जो कि पहले पिछले साल 2,10,000 टन थी, अब वो 4,20,000 टन के आसपास है। और ये डेटा आ जाएगा तो और भी कंफर्मेशन आ जाएगी। और जो दूसरी और अहम चीज़ जो हम समझते हैं वो ये है कि इन्होंने रिटेलर्स को 100 रुपये का डिस्काउंट दिया हुआ था पिछले साल। अब वो 2025 से वो डिस्काउंट इम्प्लाइडली ख़त्म हो चुका है। तो इनके जो प्राइस पर बैग है 100 रुपीज़ से ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो चुकी है, और वो इनका रेवेन्यू का पार्ट बनेगी, जिसकी वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पेक्ट आएगा। अब चूंकि ये इस चैनल को ब्रेक कर चुका है और अच्छे वॉल्यूम के साथ इस चैनल के अंदर एंटर हो चुका है, तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि इसके पास जो सबसे पहले रेजिस्टेंस आएगी वो 225 की आएगी, और फिर उसके बाद जो मेजर इसको रेजिस्टेंस मिलेगी वो मिलेगी 240-42 के पास। तो आप लोगों ने इसी चैनल के अंदर रहते हुए काम करना है, और इससे ज़्यादा नहीं करना। और जो डिविडेंड लेने वाले हजरात हैं उनसे हम ऑलरेडी अपनी एक वीडियो के अंदर कल डिस्कस कर चुके हैं, तो वो न सिर्फ इसके लिए बल्कि हर किसी के लिए अपनी पोजीशंस को देखते हुए अडॉप्ट कर सकते हैं।
ओवरऑल अभी मार्केट सेफ जोन में है। इसमें कोई फंडामेंटली हमें कोई चीज़ ऐसी डिस्टर्ब हुई नहीं नज़र आ रही, सिवाय एक चीज़ के जो हम अभी आपसे डिस्कस करने वाले हैं। जी, तो बात कर लेते हैं ट्रेड डेफिसिट की, जो कि 2 साल बाद एक इस सिचुएशन पे आया है। तो हम समझते हैं ये आप लोगों से डिस्कस करना हमारा बनता भी है। इंपोर्ट जो है वो 5 बिलियन के लेवल को क्रॉस कर चुकी हैं। और अगर आप देखेंगे तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे ट्रेड डेफिसिट 46% तक पहुंच चुका है। और दिसंबर 2024 में के अकेले मंथ में 34% का इजाफा हुआ है। और दूसरी तरफ एक्सपोर्ट जो हैं उनमें इंक्रीज़ नहीं है, वो स्टेबल ही हैं अपने लेवल के ऊपर। अब चूंकि हम एक इंपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी है, तो आप ज़रा देखेंगे इसके इम्प्लीकेशन के एलएसएम की आपको ग्रोथ थोड़ी सी पिक होती हुई नज़र आएगी। और जो दूसरी तरफ जो स्टेट बैंक रेट कट कर रहा है, वो अगर एग्रेसिवली मज़ीद कट करता है तो इसके क्वांटम में आपको मज़ीद इजाफा होता नज़र आएगा, जिसकी वजह से आपको इंपोर्ट ड्रिवन इन्फ्लेशन नज़र आएगा इकोनॉमी में। चूँकि फ़ॉर पाकिस्तान इकोनॉमी मीन रिवर्जन लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट तकरीबन 11 से 12% के करीब बनता है। तो इसको अगर एग्रेसिवली कट डाउन करेंगे तो ये मज़ीद इसके ऊपर प्रेशर बिल्टर करेगा और मार्केट में अनसर्टेनिटी क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। जी, तो दोस्तों बात कर लेते हैं हम एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन की तरफ हमारी। एक हेचिसन और एडी पोर्ट्स ने कमिट किया है कि 1.33 बिलियन डॉलर वो पाकिस्तानी पोर्ट पे, ख़ास तौर पे कराची पोर्ट की तक करेंगे इन्वेस्टमेंट वो। और अगले 3 साल तक वो इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे और इसको इम्प्रूव करेंगे। ज़रा हम डिस्कस कर लेते हैं कि पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ के ऊपर, जिसमें पीएनएससी और हमारा जो इससे सप्लाई चेन का पार्ट है वो सिक्योर लॉजिस्टिक है, वो किस तरह से अफेक्ट कर सकते हैं या उनके ऊपर क्या इम्प्लीकेशन आएगी इनकी। दोस्तों, पाकिस्तान में जो मेनली पोर्ट्स हैं वो किमाड़ी, पोर्ट कासिम और गवादर हैं। और जो पाकिस्तान के पास अपनी एक शिपिंग लाइन है वो है पीएनएससी। बाकी और जो शिपिंग लाइंस हैं वो जिससे इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होती है वो फॉरेन शिपिंग कंपनीज कहलाती हैं। और बाकी जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं वो कहलाती हैं नॉन वेसल ऑपरेटिंग कॉमन कैरियर्स। मतलब ये वो छोटे प्लेयर्स होते हैं जिनके पास 100-200 कंटेनर्स होते हैं, जो स्लॉट बुकिंग करते हैं इन्हीं लाइनों के पास, और फिर इसके अंदर बुकिंग करते हैं कंटेनर्स की, और आगे इन्हीं की का वेसल यानी जहाज़ यूज़ करते हैं फॉर एक्सपोर्ट, या अगर उनका कोई कार्गो आ रहा होता है फॉर इम्पोर्ट। बाय स्लॉट आई मीन कि जो जहाज़ के ऊपर एक एलोकेटेड कोई स्पेस है उसके ऊपर कोई कंटेनर प्लेस करना है, उस जगह का नाम स्लॉट होता है। और ये ऐसे क्यों रन हो रहा है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि इस इंडस्ट्री में बैरियर्स टू एंट्री बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से पाकिस्तान में अभी पीएनएससी की मोनोपोली है। और बैरियर्स टू एंट्री की मैं अगर बात करूं कि एक वेसल के लिए आपको ये लोग बनाते तो नहीं हैं, ये लीज़ करते हैं। किसी की 10 साल की लीज़ होती है, किसी की 5 साल की लीज़ होती है। तो वो एक चार्टर पार्टी एग्रीमेंट होता है जिसके तहत ये पनामा में या दूसरी कंट्रीज़ में बना के उनसे फिर ये लीज़ ले लेते हैं 5-5 10-10 साल की, और अपना एक फ़्लैग लगा देते हैं किसी भी वेसल के ऊपर। वेसल आई मीन बहरी जहाज़ के ऊपर। अब पाकिस्तान में कोई छोटा प्लेयर इसको बाय नहीं कर सकता, क्योंकि अगर इन्होंने कोई लीज़ ले ली वेसल की, तो उसकी यूटिलाइजेशन करना एक बहुत बड़ा काम है। और उस वेसल की ना सिर्फ लीज पेमेंट्स होती हैं, बल्कि उसकी एक ऑपरेटिंग कॉस्ट भी होती है जो बेयर करनी पड़ती है जब तक उसके ऊपर रेवेन्यू जनरेट ना हो। अगर मैं इनके मोटी मोटी कॉस्ट की बात करता हूँ, तो इनको केपीटी को प्रोड्यूस देने पड़ते हैं, लाइट ड्यूज देने पड़ते हैं, टगिंग एक्सेट्रा, ये सारी इनकी कॉस्ट हैं। और जो टर्मिनल हैं उनको इनको टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस देने पड़ते हैं। और दूसरी साइड पे अगर मैं इनकी रेवेन्यू की बात करूं, तो वो फ्रेट के तहत लेते हैं, या जो डिटेंशन, अगर कंटेनर कहीं पे रुक जाता है, जो इन्होंने एलोकेटेड एक टाइम दिया होता है अपने कस्टमर्स को, अगर वो उससे ज़्यादा पार कर जाता है तो उसके ऊपर ये एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करते हैं जिसको हम डिटेंशन बोलते हैं। इसके अलावा और भी इनके रेवेन्यू सोर्सेज होते हैं, लेकिन जो मेजर होते हैं मैंने आपसे डिस्कस कर लिए, और यही इनका बिग पार्ट ऑफ रेवेन्यू होता है। दोस्तों, अभी मैंने जिक्र किया था आप लोगों से फॉरेन शिपिंग लाइंस का या फॉरेन शिपिंग कंपनीज़ का, जिनमें मर्स्क, एमएससी, हुंडई, केएमटीसी, वन लाइन और दीगर प्लेयर शामिल हैं। अब ये जो जितनी फॉरेन शिपिंग कंपनीज़ हैं उनकी ख़ुद की भी एक लिमिटेशंस हैं।
वो पाकिस्तान में बुकिंग करने से रिस्क फील करती हैं, उनके फ्रेट भी फंस जाते हैं, उनके डिटेंशन भी पड़ जाती हैं, क्योंकि जब एक प्रेशर आता है फॉरेन एक्सचेंज का पाकिस्तान के अंदर, तो फिर उनको वो रेमिटेंस नहीं हो पाती हैं, जिस वजह से वो बहुत रिलेक्टेंट होते हैं। तो सिर्फ एक ही प्लेयर बचता है, वो है पीएनएससी। तो दोस्तों, बताने का मकसद ये है कि पीएनएससी इस तरह से एक सेफ़ इन्वेस्टमेंट हो सकती है आप लोगों के लिए कि उसको एक बैरियर टू एंट्री बहुत ज़्यादा है, दूसरे उसके लिए प्लेयर्स का आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, अब जब ये फॉरेन शिपिंग कंपनीज़ हो गई या पीएनएससी है, इनके कोई कस्टमर्स हैं, तो ये सिर्फ उसको पोर्ट टू पोर्ट सर्विस नहीं देती, बल्कि डोर टू डोर सर्विस भी देती हैं। डोर टू डोर से क्या मुराद है कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई शिपमेंट हुई है यूएसए से उज़्बेकिस्तान के लिए, तो वो पाकिस्तान में कराची पोर्ट पे उतरेगी, फिर यहाँ से उसकी ट्रांसपोर्टेशन होगी तो और उज़्बेकिस्तान जाएगी। अब यहाँ पे अब शिपिंग कंपनीज करती क्या है कि वो तो खुद ट्रांसपोर्ट करती नहीं है, वो जो ट्रांसपोर्टेशन का एलिमेंट है वो आउटसोर्स कर देती हैं, या एग्रीमेंट्स कर लेती हैं उन कंपनीज के साथ जो कि इसको फैसिलिटेट करती हैं। अगर मैं बात करूं लिस्टेड स्पेस की, तो पाकिस्तान में सिक्योर लॉजिस्टिक एक ऐसी कंपनी है जिसके पास इंटरनेशनल रोड ट्रांसपोर्ट का लाइसेंस भी है, और उसके पास एक्सेस है सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक इंक्लूडिंग चाइना। अब मर्स जो कि डेनिश फॉरेन शिपिंग कंपनी है, उसने ऑलरेडी एक एग्रीमेंट कर लिया है कि हमारा कोई भी शिपमेंट्स होंगी, और अगर वो डोर टू डोर सर्विस के कैटेगरी में आ रही हैं, तो आपने उनको ट्रांसपोर्ट करना है। गोइंग फॉरवर्ड, जिस तरह से मेरी टाइम शिपिंग वाले लगे हुए इसको पोर्ट्स को इम्प्रूव करने में, और आप देख रहे हैं कि SIFC और प्राइम मिनिस्टर, इन लोगों का ज़्यादातर फोकस इन्हीं नेशंस के साथ है ट्रेड बढ़ाने का। तो इनके पास, अगर मैं लिस्टेड स्पेस की बात करूं, तो सिक्योर लॉजिस्टिक एक स्पेस मिलेगा टू टैप दिस मार्केट। तो गोइंग फॉरवर्ड इस सप्लाई चेन में एक सिक्योर लॉजिस्टिक, एक पीएनएससी एक ऐसा स्पेस है जो हम समझते हैं कि इसके पास ग्रोथ के चांसेस बहुत हैं। जी, तो दोस्तों, आप लोगों को समझाने का मकसद ये नहीं था कि हम आप लोगों को इतना कोई टेक्निकल बातें बताना शुरू कर दें कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं और इंटरेस्ट अपना ख़त्म कर दें। सिर्फ पर्पज़ ये होता है कि आप लोगों को इसकी इकोनॉमिक्स समझें, और अगर कुछ समझ में ना आए तो प्लीज़ आप हमसे पूछ सकते हैं। हम हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक क्वालिटी कंटेंट लेके आना होता है, ताकि आप किसी भी न्यूज़ का डीप डाउन इम्पेक्ट किस तरह से निकालना है उसको कनेक्ट कर लिया करें। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमें सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, अभी फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।